फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा रहे थे और फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हमने करी। हमने ये भी आपको बताया था कि किसी ब्लॉक पे ऑब्लिकली आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ऑब्लिक फोर्स ये नॉर्मल रिएक्शन को क्या करता है, हेल्प करता है, जिसकी वजह से इसका जो वेट फोर्स होता है उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं एक्सर्ट कर पाता है। कुछ वेट फोर्स का ये F जो है इसका कंपोनेंट कवर कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, जब इसी को हम हॉरिजॉन्टल केबल लगाते हैं तो उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हमने क्या करा है, इस ब्लॉक को किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रख दिया है, ये एंगल थीटा बनाते हुए कोई ऐसा सरफेस है और इस पर हमने एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से। अगर इसका मास m है और ये सरफेस थोड़ा रफ है, इसका स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो है म्यूएस है और काइनेटिक वाला क्या है, म्यू के। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इसमें जो लगने वाले फोर्स हैं वो ये, इसमें वेट फोर्स तो डाउनवर्ड ही लगेगा, ठीक है। और ये एंगल 90 थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। अब इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस वेट फोर्स के कंपोनेंट की वजह से होगा और ये अपवर्ड होगा क्योंकि ये नॉर्मल होगा इससे सरफेस से 90 डिग्री बनाता होगा, तो ये इसका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, पूरा 90 है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है इस डायरेक्शन में वो वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा होगा और इधर जो लगेगा ये इसका कंपोनेंट जो होगा ये mg sin थीटा होगा, या 90 cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये फोर्स तो एक दूसरे से बैलेंस होंगे और इस तरीके से ये कोई मोशन भी नहीं करेगा, मतलब इस प्लेन के वर्टिकली अगर ऐसे करें तो ये रेस्ट में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन जो इसका mg sin थीटा है ये यहाँ पर ड्राइवन फोर्स है, ये फोर्स इसको नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और जैसे ये फोर्स इसको नीचे स्लाइड डाउन करने के लिए टेंडेंसी रखेगा या कर रहा होगा तो इस सिचुएशन में ये सरफेस उस पर पीछे की तरफ क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड सेकंड थिंग कि ये काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा, ये डिपेंड करेगा कि mg sin थीटा की वैल्यू इसके मैक्सिमम वैल्यू से कितनी है, ठीक है। अगर सपोज दैट हम ऐसा बोल रहे हैं कि कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि पहले इसका हम एफएस मैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एफएस मैक्स क्या होगा, इसका एफएस मैक्स होगा μs into n, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ से n किसके इक्वल है, n mg cos थीटा के इक्वल है और mg cos थीटा n के इक्वल होगा तो एफएस मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये जाएगी μs और n की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये mg cos थीटा के बराबर है। अब जब तक ये चीज क्या नहीं हो जाएगी, ये mg sin थीटा इस μs mg cos थीटा से जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगेगा उस अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा के ही बराबर होगा, क्लियर है ना। तो इसमें कंडीशन है इफ mg sin थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू
म्यू एस एम जी कॉस थीटा, तब तक के लिए क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो सीधे सीधे एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। देन एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एंड इट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर? तो अगर एम जी साइन थीटा ग्रेटर इक्वल है म्यू एस एम जी कॉस थीटा, तो इसमें एफ एस मैक्स जो एफ एस की वैल्यू होगी वो एम जी साइन थीटा के अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। लेकिन अगर यही पर कंडीशन ऐसी हो, इफ एम जी साइन थीटा इज लेस देन एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स, या इसी एफ एस मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, और करके आप इसको भी लिख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एफ एस जो होगा ये एफ के में बदल जाएगा, तब ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो होता है म्यू के इंटू एन, और ये हमेशा बना रहेगा म्यू के इंटू एन। और होगा कितना, ये म्यू के इंटू एन, एन की वैल्यू तो अभी भी एम जी कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स के एम जी कॉस थीटा। ये ऐसे मोशन करने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से ये मूव करने लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए इसको पूरा। ये गलत बता दिया मैंने, ये जो एम जी साइन थीटा होगा ये ज्यादा होगा तब तो ये मूव ही करने लगेगा। ये लेस और इक्वल टू होना चाहिए, सॉरी, ये क्या होगा, लेस और इक्वल टू होगा तब ये होगा, क्योंकि ये अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है तभी हम अप्लाइड फोर्स के बराबर फ्रिक्शन को बोल सकते हैं। ऐसा मैंने इससे पहले बताया भी है। अगर ये अप्लाइड फोर्स से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तब तो ये मोशन करने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, ये एम जी साइन थीटा ये अब ग्रेटर होगा, अभी सही है ये। तो अप्लाइड फोर्स हमने पहले भी बताया था कि अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू से, तब ये क्या करेगा, स्लाइड डाउन करेगा, मतलब तब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो स्टैटिक कंडीशन ये होगी कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स एम जी साइन थीटा है जो वेट का कंपोनेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से, या आप ये बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन का उसकी वैल्यू से ये कम होगा, तब तो ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा, मतलब अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और काइनेटिक इसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन, ये फिक्स है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। जब मोशन करने लगेगा ब्लॉक, रिलेटिव मोशन करने लगेगा विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस, तो ये हमेशा म्यू के इंटू एन होगा। नॉर्मल रिएक्शन वहां पर एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, तो म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर ये ग्रेटर और इक्वल नहीं होगा, लेस और इक्वल होगा एम जी साइन थीटा। क्लियर? बढ़ा जाएंगे। अब इसमें अगर हमको कॉमन एक्सेलरेशन की बात करनी हो, कि जैसे अब ये वाली कंडीशन हो गई कि एम जी साइन थीटा जो है वो ग्रेटर है, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ब्लॉक मोशन करने लगेगा, और जब ब्लॉक मोशन करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा ये किसी कॉमन एक्सेलरेशन ए से। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स। तो यहां पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा इट विल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और ये एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के अलावा ऐसा मोशन करेगा। अब यहां से अगर हम नेट फोर्स देखें तो इस अलाउंग दिस सरफेस कितने नेट फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं,
इधर mg sin थीटा लग रहा है और पीछे की तरफ fk लगेगा, और उस fk की वैल्यू क्या होगी, ये होगी म्यू के इंटू n, और n आप जानते हैं mg cos थीटा ये। तो आप यहां से ये पाएंगे कि इस एफ नेट की जो वैल्यू है वो है mg sin थीटा, ये इस डायरेक्शन में है। और अगर हम क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट करेंगे तो माइनस में ये क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो mg sin थीटा माइनस म्यू के टाइम्स एन की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से अगर आप क्या करते हैं, mg को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ये ए के इक्वल होगा। यहाँ से मास से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन आ जाएगा sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इंटू जी, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा ब्लॉक पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसी सर्कुलर ट्रैक पे किसी भी चीज को मुड़ना हो, टर्निंग एट सर्कुलर ट्रैक, ये तो इसके टर्निंग के लिए क्या करना होता है, जैसे ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस पे कोई व्यक्ति मुड़ना चाह रहा है, तो मुड़ने के लिए मैंने बताया कि कभी भी आप सर्कल में आना चाहते हैं चलते चलते, तो सर्कुलर ट्रैक को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है सर्कुलर मोशन में, मैंने आपको बताया था, और वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास तो वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको कहीं से भी मिले, अगर इतना मिलेगा तब आप क्या कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, अदरवाइज नहीं मुड़ पाएंगे। क्लियर है ना। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहे फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट से, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स से मिले, चाहे वेट के कंपोनेंट से मिले, कहीं से भी वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि अगर हमको क्या करना है, v वेलोसिटी से मुड़ना है और r रेडियस की सर्कल है, तो हमको हमारा मास जो है वो m है, तो इतना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इधर की तरफ टुवर्ड द सेंटर, ताकि हम क्या कर सके, सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ सके। अगर ये फोर्स हमको नहीं मिल रहा है और हम अगर सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ना चाह रहे हैं तो क्या कर जाएंगे, इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो बाहर की तरफ अप्लाई होगा ड्यू टू द इनर्शिया, और हम क्या करेंगे, जैसे सीधे आ रहे होंगे और जैसे सर्कल में मुड़ने की कोशिश करेंगे बाहर की तरफ टेक उठेंगे। ठीक है, तो अब ये आपने देखा होगा मोड़ पर बहुत सारे लोग गिरते हैं, तो गिरने का यही रीजन होता है, उनको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता है, अपनी वेलोसिटी बहुत हाई रखते हैं और जो रेडियस है वो बहुत कम है, जल्दी से बहुत ज्यादा टर्न है, रेडियस कम तभी तो होगी और वेलोसिटी बहुत हाई है, तो इतना बड़ा फोर्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं। वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो और रेडियस कम हो गई तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, अब इतना फोर्स वो अचानक से कहां से लाएंगे, तो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ नहीं पाते। उसके मुड़ने के लिए एक सेफ तरीका क्या है कि अगर आपके पास इतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो आप क्या करिए, अपनी वेलोसिटी कम कर लीजिए और रेडियस को थोड़ा बढ़ा लीजिए, मतलब सर्कुलर ट्रैक को थोड़ा दूर से लंबाई क्या कर लीजिए, बड़े सर्कल में मुड़ने की कोशिश करिए। होता क्या है कि अगर सर्कल बड़ा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी,
और अगर सर्कल छोटा है तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, छोटी होगी। तो आपको रेडियस बढ़ाने से क्या होगा, इस वैल्यू का डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और डिनोमिनेटर जिसका बढ़ता है उसका क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो दो तरीके हैं कि सर्कुलर ट्रैक पे एक तो लंबाई दे करके आप ऐसे मुड़िए, और दूसरा वेलोसिटी कम करके मुड़िए, तो आपको कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की नीड होगी सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ने के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो इस दौरान जब मुड़ते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। एक तो गाड़ी और टायर गाड़ी के टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम क्या करेंगे, जब हम सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ते हैं तो ड्यू टू द इनर्शिया, डायरेक्शनल इनर्शिया, हम क्या करते हैं, उस सरफेस को अपनी टायर से क्या करते हैं, आउटसाइड प्रेस करते हैं, ठीक है। और जब आउटसाइड इसको प्रेस करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करने लगता है, इनसाइड लगने लगता है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जब हम सरफेस, किसी भी सरफेस पर जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगी, तो उन कांटेक्ट वाली बॉडी में अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप लगने लगेगा। तो जब ये क्या करता है कि मुड़ते हुए जब क्या करता है, आउटसाइड इस सरफेस को प्रेस करता है, तो सरफेस उस पर इनसाइड फोर्स लगा देता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं। दूसरा, बाइक या साइकिल में एक और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा क्या कर लें, झुका लें। तो झुकाने से क्या होता है, जब आप सीधे स्ट्रेट खड़े होते हैं तो आपका एमजी आपके वेट को बैलेंस कर रहा होता है, आपके नॉर्मल रिएक्शन एमजी की वजह से लग रहे होते हैं। लेकिन जब आप झुकाते हो तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा कंपोनेंट में आ जाता है। जैसे हम दोनों करके आपको बताते हैं। एक सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ जब फ्रिक्शन न लग रहा हो, ठीक है ना। तो विदाउट फ्रिक्शन अगर हम मुड़े तो कैसे मुड़ेंगे, क्या होना चाहिए हमारे पास। विदाउट फ्रिक्शन अगर इस पे हम टर्न लेते हैं, जैसे ये कोई आदमी है इस तरीके से और इस सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ना चाहता है, तो इस पे वेट फोर्स तो किधर लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा इस सरफेस पे, जिस भी रोड पे ये क्या कर रहा है, और इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, मुड़ नहीं पाएगा। अगर ये मुड़ना चाहे, फ्रिक्शन लगा रहा होगा तब तो ठीक है, फ्रिक्शन भी मैं कह रहा हूं नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। और अगर ये झुकता है इस तरीके से, और ये झुकता है यहां से एंगल थीटा बनाते हुए, अब ऐसी दशा में इसका जो नॉर्मल है वो तो इधर लगेगा, लेकिन वेट फोर्स तो नीचे ही लगेगा, ठीक है। अब इसने क्या कर लिया, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से एंगल थीटा बना लिया। अब इसके नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो गए, एक m cos थीटा जो वेट को बैलेंस करेगा, और एक इधर लगेगा जो क्या हो जाएगा, m sin थीटा होगा। और ये sin n sin थीटा, ये इसको क्या प्रोवाइड कर देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। अगर इतने के बराबर आप अपने इस फोर्स को मास और वेलोसिटी और रेडियस के साथ क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो आप आसानी से सेफ तरीके से बिना फ्रिक्शन के मुड़ सकते हैं, बशर्ते आपकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए और आपका जो मास होना चाहिए, वेलोसिटी के स्क्वायर का मास के साथ प्रोडक्ट, और जिस रेडियस में आप मुड़ रहे हैं उस रेडियस का रेशियो इसके साथ, ये अगर ऐसा है, मतलब n साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको मिल रही है, कितना, अगर n साइन थीटा की वैल्यू mv²/r के बराबर है तो आप सेफली मुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब ये आप ये बोल दिए कि नॉर्मल का कंपोनेंट कम हो गया, तो आप सेफली मुड़ नहीं सकते हो। तो ये सिचुएशन कब है, या तो ये आपका n, ये वाला कंपोनेंट इससे या तो ज्यादा हो या तो बराबर हो। अगर सेफ मुड़ना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो n साइन थीटा है इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, mv²/r। ये तो यहां से आपसे ये पूछा जाता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी एक तो कंडीशन ये है,
अगर मैक्सिमम हम बात करें कि कम से कम कितना फोर्स हो, तो आप बोलोगे कम से कम फोर्स ये हो कि ये इसके इक्वल हो जाए। या अगर इसकी हम बात करें इस वेलोसिटी की, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ये मैक्सिमम तब होगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। तो मैक्सिमम सेट वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम ऐसा लिखें कि v max अपॉन r, तो ये सीधे सीधे n sin थीटा के इक्वल होना चाहिए। इतनी बात आनी चाहिए आपको, ठीक है, दिख रहा है नीचे ये। अब इसको हम यहां से वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम बात करें कि कितना हो सकती है v max, तो v max का स्क्वायर जो हो सकता है वो हो सकता है n sin थीटा अपॉन m इंटू में r। ये वैल्यू होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब एक चीज यहां से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो n cos थीटा ये किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। यहां से आप ये देख पा रहे होंगे कि n किसके इक्वल है, n cos थीटा, ये mg के इक्वल है, ये वाला, क्योंकि वेट को जो बैलेंस करने वाला कंपोनेंट है नॉर्मल का, वो ये वाला है, cos वाला कंपोनेंट। समझ में आ रहा है। तो आप यहां से n की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, m के फॉर्मेट में इसको निकाल सकते हैं। आप देखेंगे यहां से n कितना आ जाएगा, mg अपॉन cos थीटा, ठीक है। और यहां पर इस वैल्यू में अगर आप इसको रख देंगे v max के स्क्वायर के साथ, या उस वैल्यू में n की वैल्यू रख देंगे, तो आप देखेंगे कि ये n की वैल्यू हमने क्या रख दी, mg अपॉन cos थीटा, यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनटू में ये क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन में m, ठीक है, इंटू r। तो आप देखेंगे कि m से m कैंसिल होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू v max स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इंटू जी tan थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, आर जी tan थीटा आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा। और अगर इस v max के स्क्वायर का हम v max की वैल्यू की डायरेक्ट बात करें, तो v max की जो वैल्यू आ जाएगी, डिब्बे में मैं लिख दे रहा हूँ वैसे, ये v max जो होगा, अब की बार ये स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा हो जाएगा। ये तो बिना फ्रिक्शन के, ठीक है ना। ये जो हमने बताया ये विदाउट फ्रिक्शन बताया, बट ऐसा नहीं होता कि बिना फ्रिक्शन के कोई चीज मुड़ती हो। ऐसी सरफेस नहीं होती कि हम बिना फ्रिक्शन के सेफली मुड़ जाएं, ठीक है ना। अमूमन जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो तो दोनों होता है, मतलब कुछ इसका कंपोनेंट देता है और कुछ फ्रिक्शन देता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम टर्न लेते हैं। इसलिए यहाँ पे अलग अलग आपको करके थोड़ा दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो पहले विदाउट फ्रिक्शन हमने केवल नॉर्मल के कंपोनेंट से बेंडिंग से सिखा दिया। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये बताएंगे आपको कि हम क्या कर रहे हैं, केवल फ्रिक्शनल फोर्स से मुड़ रहे हैं, बेंड नहीं कर रहे हैं। और तीसरे तरीके में दोनों बताना है, तो वो तो आपके वहां नहीं है, लेकिन एक चीज आपके वहां है कि हम रोड में बैंकिंग कर दें। रोड में बैंकिंग का मतलब जैसे रोड सर्कुलर ट्रैक पर जो 4 व्हीलर्स होती हैं वो तो अपने आप को नहीं झुका सकती ना, और एक लेवल तक का उनमें फ्रिक्शन होता है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन भी नहीं डेवलप कर सकती। तो स्किड ना हो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो रोड को ही सर्कुलर ट्रैक पे कुछ ऐसा बना देते हैं। आपने देखा होगा जब सर्कुलर ट्रैक पे जो हाईवे वगैरह होती है वैसे उनको क्या करा जाता है, थोड़ा बैंक करा जाता है। सर्कुलर ट्रैक पे क्या होती है, वो ऐसे होती है ताकि उनको क्या कर सके, नॉर्मल का एक कंपोनेंट बन सके, और वो कंपोनेंट क्या कर सके, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके फ्रिक्शन के अलावा भी। क्लियर है, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ सकते हो आप करते हैं। ये तो आपका हमने बेसिक बताने के लिए इस वजह से बताया कि आप जान सकें कि मुड़ने में होता क्या है। अब आपके लेवल में जो चीज़ है उसको पढ़ते हैं कि किसी लेवल कार, कोई लेवल रोड पे कार मोशन करे सर्कुलर ट्रैक पे, और कोई बैंकिंग रोड हो तब कैसे कार
मोशन करती है। ये दो केस आपके सिलेबस में हैं जिनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि मोशन ऑफ कार एट लेवल रोड। रोड बिल्कुल लेवल में है, कोई भी बैंकिंग नहीं है। लेवल का मतलब ये कि ये सर्कुलर जरूर है लेकिन किसी तरफ हाइट और कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसको इस आर रेडियस की सर्कल में सपोज दैट यहाँ से मुड़ना है। ये आपकी कार है, हार्डली और किसी तरीके से बनाया भी नहीं जा सकता। अब इसमें क्या है कि दो चीजें हैं कि अगर इसको हम इस सर्कुलर ट्रैक पे मोड़ रहे हैं तो जैसे ये आउट स्ट्रेच होगा बाहर की तरफ, ये इस सरफेस को बाहर की तरफ क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो सरफेस इस पे क्या करेगी, अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगी ये, ठीक है ना। और अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो ये म्यू इंटू एम, ये इसके, क्योंकि हम ये कंडीशन सोच रहे हैं कि मैक्सिमम ये कितना फ्रिक्शन लगा सकती है, तो मैक्सिमम इतना अप्लाई कर सकता है ये, उसके बाद नहीं होगा तो फिर ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो मैक्सिमम किस वेलोसिटी से निकल पाएगा, हमको वो अगर निकालना है तो इसके फ्रिक्शन फोर्स की भी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, क्योंकि बच्चे कह सकते हैं कि सर ये अप्लाइड फोर्स की तो बराबर होना चाहिए, अगर मैक्सिमम नहीं होगा। तो हमने कहा नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकालना है, मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से इस आर रेडियस की सर्कल में इस लेवल रोड पे ये कार मुड़ पाएगी। तो एफ मैक्स लगने लगेगा इधर और एम डाउनवर्ड ही लगेगा, और एम डाउनवर्ड लगेगा तो ये सरफेस उस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएगी, अपवर्ड लगेगी। समझ में आ रहा है। तो अगर एम अपवर्ड लग रहा है, एम डाउनवर्ड लग रहा है और म्यूएस इधर लग रहा है, तो यही म्यूएस इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नॉर्मल तो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जो होगा वो एम के इक्वल होगा। यहाँ पर कोई बैंकिंग नहीं है, कोई एंगल नहीं बना रहा है सीधे सीधे, तो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए इतने के बराबर उसको फोर्स मिलना चाहिए कम से कम, तो ये या तो इसके बराबर हो या तो इससे ज्यादा हो जाए तब भी काम चलेगा। किसका, म्यूएस इंटू एम का, ठीक है। तो मैक्सिमम म्यूएस इंटू एम को अगर इसको मैक्सिमाइज करते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम, और इसको भी मैक्सिमम लिख देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को भी मैक्सिमम लिख देते हैं कि ये एफएस है, तो ये इसके इक्वल होगा। अगर इसकी वैल्यू को हम मैक्सिमा लेते हैं तो एम वी मैक्स का जो स्क्वायर होगा अपान में आर, ये जस्ट इक्वल हो जाएगा किसके, म्यूएस इंटू एम के, ठीक है। अब ये जो म्यूएस इंटू है मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब ये म्यूएस इंटू है, एम से यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, तो एम वी मैक्स का स्क्वायर अपान आर ये किसके इक्वल हो गया, म्यू एस इंटू एम की वैल्यू को हमने यहाँ से रख दिया एम जी, यहाँ से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये देख पाएंगे कि यहां से ये जो आपकी वैल्यू आ रही है वी मैक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी म्यू एस इंटू जी, म्यू एस इंटू जी इंटू आर, समझ में आया ये। और इसकी वी मैक्स की वैल्यू हम आपसे अगर बात करें तो वी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट म्यू एस इंटू आर जी, ऐसा। एक चीज आप नहीं देख रहे हैं, जब मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल ना हो, फ्रिक्शन ना हो तो वहां म्यूएस नहीं था, लेकिन आरजी वहां भी था। केवल अगर रोड बैंक की वजह, सॉरी, केवल अगर आदमी खुद क्या कर रहा था, सर्कुलर ट्रैक से साइकिल या मोटरसाइकिल से मुड़ते थे, तो वहां पर जो वी मैक्स की वेलोसिटी आती थी वो आपने देखा होगा कि आरजी वहां पर भी थी, म्यूएस नहीं था, क्योंकि टेंशन फ्रिक्शन जीरो था, तो वहां बैंकिंग आदमी का जो बेंड होना था वो tan थीटा उसका कोएफिशिएंट लेते थे, ये याद है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्रिक्शन ना हो, केवल वो एंगल को क्या कर रहा हो,
बेंड करके किसी व्यक्ति को मोड़ने की बात कर रहा हो तो सीधे सीधे आरजी tan थीटा लगा देंगे, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, समझ रहे हो। और अगर फ्रिक्शन ना, केवल फ्रिक्शन हो तो केवल फ्रिक्शन के केस में भी आरजी तो होगा ही होगा, जहां tan थीटा है वहां कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रख देंगे, ठीक है। और जब दोनों होता है तो दोनों लगाते हैं। अभी बात करते हैं कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूं फिलहाल, नोट कर लीजिए इसको। तो ये बैंक रोड पे क्या हो जाएगी, सॉरी लेवल रोड पे कार कैसे मुड़ती है। तो किसी सर्कुलर ट्रैक पे कार का मोशन बैंक रोड पे कैसे होगा। ये सेकंड कंडीशन है, बैंकिंग है रोड में, तब ये कैसे मुड़ेगा। तो बैंकिंग के लिए मैं एक दूसरा फिगर बना रहा हूं, और इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, अदरवाइज सेंसियरली नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है, और अब की बार ये ट्रैक ऐसा नहीं कि सीधा सीधा हो, ये आउटसाइड क्या कर दिया गया है, बैंकिंग कर दी गई है एंगल थीटा से। बैंकिंग का मतलब एक तरफ क्या होगा, रोड हल्का ऊंची होगी, ये 3D फिगर है, ऐसे समझने की कोशिश करिए कि रोड ऐसे आ रही है तो इस साइड रोड ऐसी होगी, सीधी सीधी रोड, ये रोड ऐसी होगी रादर देन दिस, ये तो लेवल रोड है, ठीक है ना। ये रोड कैसी होगी, ऐसी होगी, तो गाड़ी इस पे ऐसे जाएगी, ठीक है। और जब ऐसी होती तो ऐसे मुड़ जाती है। तो बैंकिंग बनाने से क्या होता है कि जो टर्न होते हैं वो थोड़ा इजी हो जाते हैं, हायर वेलोसिटी से बिना वेलोसिटी रिड्यूस किए भी गाड़ियाँ क्या हो सकती हैं, तेजी से मोड़ी जा सकती हैं। तो अब इस पे हमने ये गाड़ी ऐसे बना दी इस तरीके से, इसका मास क्या है, m है। अब इसका मास m है तो ये वेट फोर्स तो नीचे की तरफ लगाएगा ऐसे, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इस पे कैसे लगेंगे, अपवर्ड लगेंगे। और आप एक चीज ये समझ पा रहे होंगे, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, ये वेट फोर्स डाउनवर्ड ऐसे लग रहा है। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल, तो आप एक चीज ये समझ पाएंगे ज्योमेट्री से कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बेटा, ये 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, सॉरी ये 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इतना समझते हैं ना। और ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा एंगल इसको मिला के क्या होता है, ये 90 होता है ऐसे। और यहां से ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और ये एंगल थीटा हो गया तो ये इसके सामने का है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये एंगल अगर थीटा हो गया तो आप देखेंगे यहां से नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट ये n cos थीटा होगा, ये जो वेट फोर्स के अगेंस्ट होगा, ठीक है। एक नॉर्मल का कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल लगेगा ऐसा इस डायरेक्शन में, ये कुछ इसको सेंटीमीटर फोर्स दे सकता है, ये n sin थीटा होगा। ये तो बात अभी नॉर्मल और वेट फोर्स की हुई। अब जब ये गाड़ी इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ना चाहेगी तो ये आउटसाइड अभी भी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। और जैसे आउटसाइड फोर्स लगाएगी तो गाड़ी के टायर पर इनसाइड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। आपकी बात क्यों भाई, ये ऐसे Fs मैक्स की वैल्यू या फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो इनसाइड लगेगा। अब मैं स्टैटिक इसको इस वजह से बोल रहा हूँ कि दोनों रिलेटिव मोशन नहीं करते हैं, कार तो ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है, टायर और रोड के बीच में हॉरिजॉन्टली कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहता है। और वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करेंगे तब तक वो स्टैटिक रहेगा जब तक कि एक मैक्सिमम वेलोसिटी, जब तक कि एक मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स तक नहीं पहुंच जाएगी। उससे ज्यादा होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आ जाएगा, लेकिन फिर क्या करेगा, कार आउटसाइड स्किप करने लगेगी। क्लियर है। अब अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो यहां से आपको दो चीजें समझ में आ रही होंगी। दो चीजों में एक चीज तो ये कि इसके भी, इस फ्रिक्शनल फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टली लगेगा ऐसे और एक वर्टिकल ऐसे लगेगा, ठीक है। अरे भाई ये इसके अलोंग लग रहा है ना, ऑब्लिक ऐसे, तो एक यहां से ये एंगल थीटा है, दो पैरेलल लाइन अगर बनी हुई है
तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। तो एक कंपोनेंट इस एफ का क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा जिधर एन साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। जैसे ये एन साइन थीटा है और सेम डायरेक्शन में उसी जगह पे एक एफ कॉस थीटा भी लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो फोर्स ये लगेगा यहाँ पर जो मैंने लिखा, और दूसरा इसी एफ एस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो क्या होगा, एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ये पूरा एंगल मतलब साइन थीटा होगा। तो दूसरा कंपोनेंट इसका एफ एस साइन थीटा होगा ये। अब इतनी चीजें अगर आपको एक साथ समझ में आ रही हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगी आगे की चीजें। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर जो ये एक इक्वेशन तो आपको ये बनानी है कि ये एन कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है और एफ एस साइन थीटा लग रहा है। अगर ये ऐसे ऐसे में कोई मोशन नहीं करेगी, जबकि नहीं करती है, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। कौन कौन, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg और प्लस एफ एस साइन थीटा, ठीक है। ये तो एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, पहली इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इक्वेशन ये है कि इधर जितने फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स मिलकर के क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब अब अंदर पहले केवल एफ एस कॉस थीटा एफ लगता था एफ एस, अब की बात इसका भी कंपोनेंट है, नॉर्मल का भी कंपोनेंट है, रोड की जो बैंकिंग थी उसकी वजह से नॉर्मल आ गया था। इसका मतलब आपको थोड़ा वेलोसिटी और बढ़ा सकते हैं, मतलब ये अच्छा तरीका है। अगर तेजी से मुड़ना हो, स्पीड कम ना करी जाए व्हीकल की, आसानी से रोडों पर मुड़ा जाए, तो इसके लिए बेहतर तरीका होगा कि फ्रिक्शन के साथ साथ आप क्या कर दीजिए, बैंकिंग भी कर दीजिए, तो बेहतर होगा और एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस क्या होंगे, थोड़ा सर्कुलर रोड पे कम होंगे। वो और चीजों पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम होंगे अगर इसकी वजह से हो रहे हैं तो। अब देखिए फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर आपका एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, प्लस में क्या है एफ एस कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। ये दोनों क्या प्रोवाइड करेंगे, इसको मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv स्क्वायर बाई आर। अगर इस mv स्क्वायर बाई आर को इनके इक्वल करा जाए, मतलब mv स्क्वायर बाई आर ये होना चाहिए m साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा की, ये ठीक। और अगर इसको मैक्सिमाइज करेंगे, ऐसा ये होना चाहिए कि ये या तो कम हो या इक्वल हो, ये कंडीशन। लेकिन अगर इसको मैक्सिमम रखेंगे तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, v मैक्स का अगर स्क्वायर रखेंगे m अपॉन r, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होने का मतलब क्या हो जाएगा, n साइन थीटा प्लस में एफ एस कॉस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहां से एफ एस की पहले वैल्यू देखते हैं क्या होगी। तो एफ एस की वैल्यू हमेशा जो मैंने आपको बताया कि एफ एस की वैल्यू जो आएगी ये होगी म्यू एस इंटू एन, ये होगी कि नहीं होगी। और जब एफ एस इधर लगेगा, आप ध्यान से देखिए, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, और जब नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा तो इसका वेट फोर्स जो बैलेंस करेगा इसको, यहाँ पर अगर नॉर्मल की हम बात करें तो n की वैल्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं निकाल के फॉर्मूले से। तो म्यू एस इंटू एन क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे एफ एस के इक्वल हो जाएगा। तो जहां जहां एफ एस होगा वहां म्यू एस इंटू एन रखते जाएंगे, एन की वैल्यू निकाल के बाद में रख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये आ जाएगा आपका एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं कि एफ एस की वैल्यू की जगह म्यू एस इंटू एन रखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये जो mv स्क्वायर बाई आर है, mv मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वल हो जाएगा एक तो n साइन थीटा थी प्लस ही होगा ना ये, हाँ ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। और एफ एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एस म्यू इंटू एन इंटू में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई?
म्यू एस इंटू एन, नहीं दिख रहा है, इतना नोट करो फिर बता, नोट करिए जल्दी। ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से केवल वैल्यू पुट करनी है हमको, इसको थोड़ा अगर मिटाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा था, ये एन कॉस थीटा प्लस में क्या था एम जी, अगर इसको हम करेंगे तो नीचे वाला कंपोनेंट आपका था एफ एस कॉस थीटा, तो ये एफ एस साइन थीटा रहा होगा, यही था ना, ये वाला एफ एस साइन थीटा। अब इन दो इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करोगे आप इसको तो ये देखेंगे कि जो मास ये एम वी मैक्स का स्क्वायर है अपॉन आर, ये इक्वल हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा। एन को अगर हमने कॉमन ले लिया ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस में म्यू एस कॉस थीटा, ये टर्म आ जाएगा। एन की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां इस पहली इक्वेशन को अगर हम देख पा रहे होंगे तो ये तो है एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस इंटू एन, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स है, इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो आप क्या पाएंगे कि एम जी जो है ये इक्वल है किसके, एम जी को इधर इधर इसको ले आया तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आया? अरे हमने इस एम जी को करा तो ये इधर आ गया, तो एन कॉस थीटा माइनस में इतनी वैल्यू, एन कॉस थीटा माइनस में इतनी वैल्यू, क्लियर है ना? अब यहाँ से क्या करते हैं कि एम जी इक्वल टू एन को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस, यहाँ म्यू एस इंटू एन भी होगा, म्यू एस एन साइन थीटा, तो ये म्यू एस इंटू साइन थीटा हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि n की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, तो n क्या हो जाएगा एम जी अपान, ये हो जाएगा n एम जी अपान इतनी वैल्यू कॉस थीटा माइनस टाइम्स म्यू एस साइन थीटा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? और ये वाली जो लाइन है ये मिड वाली, इसको हमने इससे निकाला है, तो अब इसको मिटाते हैं और इस फार्मूले को और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब n की ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर रखनी है मुझको, इसको ऊपर वाले में रखनी है। तो आप ये पाएंगे कि जो ये एम बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू अपान आर है, ये हो जाएगा n की वैल्यू अभी रख लेंगे, पहले ये साइन थीटा लिख लेते हैं प्लस म्यू एस कॉस थीटा लिख लेते हैं, और इस n की वैल्यू को ये लिख देते हैं। तो n क्या है एम जी अपान कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है इतना? अरे इतना समझ में आ रहा है ना? अब इसी को सॉल्व कर लो बस। पहले तो m से m कैंसिल कर दो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो v मैक्स का जो स्क्वायर आएगा r ऊपर मल्टीप्लाई कर दो r जी, बाकी चीज़ों को सॉल्व करते रहो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपान में आ जाएगा ये कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये अब इसको और सॉल्व करोगे, दिख रहा है नीचे, इसको और सॉल्व करोगे तो बी मैक्स का जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा आर जी टाइम्स, देखो ये साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा है और ये पूरा आपका क्या है इसके साथ कंबाइन है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार इसके साथ भी लिख सकते हो प्लस इसके साथ भी लिख सकते हो, या दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसमें ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपान कॉस से, या कॉस से इसमें डिवाइड कर देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो आप पाएंगे ये
जब इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कॉस से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी कॉस से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी कॉस से डिवाइड करेंगे ना, पूरे में कॉस से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे अगर हम कॉस से डिवाइड करते हैं हर जगह, मतलब इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, तो सीधा मतलब ये हुआ कि हमने 1/cos से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे ये मैं बोलूं चाहे ये बोलूं कि क्या करते हैं कि cos से ऊपर नीचे की दोनों बातों को डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देखेंगे कि जो RG है ये हो जाएगा, ये sin थीटा अपान cos थीटा ऐसा लिख दूंगा मैं, प्लस में म्यूएस cos थीटा अपान cos थीटा, क्लियर है। अपान में क्या हो जाएगा, ये फिर cos थीटा से हमने डिवाइड किया था, ये cos थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा, माइनस म्यूएस के बाद ये sin थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है ना, दिख रहा है इसमें। अब ये कट के 1 हो जाएगा, क्यों? अरे cos थीटा कट के 1 हो जाएगा और ये वैल्यू कट के केवल म्यू बचेगी, और ये आपका जो sin थीटा अपान cos थीटा ये tan थीटा हो जाएगा, और ये भी tan थीटा हो जाएगा। ये रिजल्ट थोड़ा देखने में सही लगेगा। अब यहाँ से Vmax की बात करेंगे, अब इसके स्क्वायर की, ये हो जाएगा RG, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यूएस, ऐसा अपान में आप देखेंगे तो ये 1 माइनस म्यूएस tan थीटा हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अगर हमने कैलकुलेशन में ऊपर से नीचे किसी इक्वेशन में गड़बड़ी नहीं करी है तो ये रिजल्ट बिल्कुल मैच करेगा आपके बुक में जो लिखा हुआ। तो Vmax की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी RG, ये स्क्वायर रूट R इंटू जी, अब ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यूएस अपान में 1 माइनस म्यूएस tan थीटा, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। सही है, नोट कर लीजिए इसको। ये वाली वैल्यू हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये जो इसमें कट के आ रही है, Vmax को आप यहाँ ऊपर इस डिब्बे में लिख दे रहे हैं, यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका Vmax इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है बस, RG tan थीटा प्लस म्यूएस अपान 1 माइनस म्यूएस tan थीटा, ये आपसे पूछा जाता है। अब इससे पहले जो हमने आपको ये बताया था, एक आपको तरीका मैंने ये बताया था, इधर देख लो एक मिनट, हमने कहा था कि ये RG tan थीटा प्लस म्यूएस अपान 1 माइनस म्यूएस tan थीटा है। इसमें दोनों चीजें हमने इंक्लूड करी है, बैंकिंग भी इंक्लूड करी है और फ्रिक्शन भी इंक्लूड करा है। जब हमने केवल बैंकिंग ली थी या जब केवल फ्रिक्शन लिया था तो आपको दो वैल्यू बताई थी। जब हमने केवल फ्रिक्शन लिया था तो RG tan थीटा बताया था, याद होगा आपको। और जब हमने केवल बैंकिंग ली थी तो RG tan थीटा बताया था, और जब केवल फ्रिक्शन लिया था तो म्यूएस RG बताया था, याद है ना। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, ये आपको अगर आ रहा है तो समझ लीजिए सही है। अब हमने क्या किया कि हमने पहले बैंकिंग ली, तो बैंकिंग ली का मतलब थीटा की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन म्यूएस से क्या होगा, जीरो होगा, फ्रिक्शन जीरो कर दिया। तो जब फ्रिक्शन जीरो होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं लेंगे, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हुआ तो ये केवल tan थीटा बचा, और ये जीरो हुआ तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, पूरा जीरो हुआ तो नीचे 1 बचा, तो RG tan थीटा केवल आएगा। इसका मतलब वहां से तो फार्मूला सही है। दूसरा क्या तरीका है, हम बैंकिंग ना ले, थीटा को प्लेन कर देते हैं, क्या ले रहे हैं, सिर्फ और केवल सिर्फ फ्रिक्शन ले रहे हैं। तो आप बैंकिंग को अगर नहीं लेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप ये देखेंगे कि ये tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो, अरे लेवल हो गया, तो ये tan जीरो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। जीरो में म्यूएस जोड़ोगे तो क्या रहेगा, म्यूएस ही रहेगा, तो ये म्यूएस RG होगा अपान में ये 1, और ये इसके साथ जीरो होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1, तो ये सीधे सीधे म्यूएस RG आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों तरीके से ये आपका करेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपका फ्रिक्शन वाला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टर्म से हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और छोटी सी समझ लो, यही
एक टर्म देवर रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन को ही जान लो तब ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा कि जनरली हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे बढ़ती है, जब कांटेक्ट सरफेस बढ़ाते हैं तो कांटेक्ट सरफेस ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बॉडी को खींच के ले जाना, स्लाइड करते हुए ले जाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो लोगों ने दिमाग लगाया धीरे धीरे कि बजाय हम इसको ऐसा करने के, गांव में देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्लॉक है तो उसको क्या करते हैं, ऐसे सीधे सीधे नहीं करते हैं, बस 4 लोग मिलकर पलटते ले जाते हैं। सिलेंडर को आदमी घिसाते हुए ना ले जाकर रोल कराते हुए ले जाता है। तो धीरे धीरे ये पता पड़ा कि रोलिंग करने से क्या होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस बिल्कुल पॉइंट के बराबर होता है और उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। उसको रोलिंग फ्रिक्शन हम कहते हैं। क्योंकि जब कोई भी बॉडी टपल करती है, ध्यान से समझो, जब ये पलटेगी तो पलटते समय इसका सीन ये होता है, अगर आप देख पाएंगे तो ऐसा आप देख रहे हैं कितना छोटा सा क्या है, ये कॉन्टैक्ट बना रहा है, एकदम छोटा सा कॉन्टैक्ट बना रहा है। तो इससे क्या होगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम होगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि हमने एक अलग से डिवाइसेज जोड़ दिए। वैसे हम ऐसा मानते हैं कि प्योरली जब रोल करता रहे तो फ्रिक्शन 0 हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहता है। इसी वजह से बहुत सारी डिवाइसेज हैं, आपके फैन हैं, सब कैसे कराते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जिससे वो क्या करें, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं बॉडी को। तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा बॉल बेयरिंग लगाते हैं, जो बेयरिंग लगती है ज्यादातर चीजों में, तो बेयरिंग के अंदर क्या होता है, गोलियां भरी होती हैं। वो गोलियां क्या करती हैं, उसके ऊपर रोल करती हैं। तो उससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन की गाड़ियां जो व्हील हैं ये सब अगर उससे रगड़ती हुई चलती या स्लाइड करती हुई चलती तो बहुत दिक्कत, लेकिन रोड को रोल करती हुई चलती हैं रादर दैन स्लाइडिंग। तो इससे क्या होगा, जीवन बहुत इजी हो गया। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आपने लिखा है, एक बार पढ़ लेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। तो थ्योरी जो लिखी हुई है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट से हम लोग वर्क फॉर एनर्जी पढ़ेंगे।